नमस्कार। आज इस वीडियो में व्याकरण खंड के अंतर्गत वाक्य प्रकरण को समझना आरंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोगों का पाठ्यक्रम है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। अब यहाँ वाक्य को परिभाषित करने के पूर्व एक दृष्टि हम इन पंक्तियों पर डालें। राम विद्यालय जाता है, मोहन गांव में रहता है, हम लोग दिल्ली जाएंगे, पिताजी बाजार गए हैं। इन पंक्तियों पर जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि कुछ खास तत्व इन सभी पंक्तियों में मौजूद है। क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या है जो इन सभी पंक्तियों में मौजूद है? चलिए मैं ही बता देता हूं आपको। इन सभी पंक्तियों में शब्द समूह या पद समूह हैं, शब्दों का व्यवस्थित क्रम है, विचारों को प्रकट करने की क्षमता है और शब्दों की निकटता है, बोलने में भी और लिखने में भी। उपरोक्त पंक्तियों में इन विशेषताओं के होने के कारण ही इन्हें वाक्य माना जा सकता है और इन सभी गुणों को मिलाकर हम वाक्य की परिभाषाएं भी बना सकते हैं। ऐसी परिभाषा जिसमें इन सभी गुणों को समाहित कर दिया जाए। आप खुद से इनकी परिभाषाएं इन गुणों के आधार पर बना सकते हैं। कुछ परिभाषाएं जो इस प्रकार से बनाई जा सकती है: सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। अथवा विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अब इस तरह की और भी परिभाषाएं आप खुद से भी अपने शब्दों में भी बना सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि इन्हीं परिभाषाओं को सर्वशुद्ध माना जाए। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या वाक्य में शब्दों का समूह होना अनिवार्य है? क्या वाक्य का निर्माण अकेले एक या दो शब्दों से भी हो सकता है? जैसे मैं यहाँ एक वार्तालाप का उदाहरण दे रहा हूँ। इस वार्तालाप में मोहन पूछता है, चलोगे? सोहन कहता, कहाँ? फिर मोहन ने कहा, घर। सोहन पूछता है, कब? मोहन ने कहा, शाम में। सोहन बोला, क्यों? मोहन बोला, मिलने। सोहन ने पूछा, किससे? मोहन ने कहा, पिताजी से। इस वार्तालाप में जो वाक्य बोले जा रहे हैं उनमें शब्दों का समूह नहीं है और इस कारण विचारों की अभिव्यक्ति पूर्णता से नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि सोहन को बार बार प्रश्न पूछने पड़ रहे हैं। यदि मोहन इस प्रकार कहता कि सोहन, आज शाम मेरे पिताजी से मिलने मेरे घर चलोगे, तो निश्चय ही इसके द्वारा विचारों की पूर्णता से अभिव्यक्ति होती और हम कह सकते थे कि यह एक वाक्य है। प्रकार शब्द समूह से युक्त वाक्य के द्वारा वक्ता अपने विचारों को सही रूप में श्रोता के सम्मुख रखता है। हालांकि कभी-कभी एक या दो शब्द वाले वाक्य भी विचारों को प्रकट करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे यहाँ एक दूसरे वार्तालाप का आप उदाहरण देखिए। इसमें पिताजी पूछते हैं, बेटे खाना खा लिए क्या? बेटा बोलता है, जी पिताजी। पिताजी ने फिर पूछा, क्या खाए हो? रोटी। कितनी रोटियां खाए हो? 4। पिताजी पूछते, कुछ और खाओगे? नहीं। उपरोक्त वार्तालाप में पिताजी के प्रश्नों का उत्तर बेटा एक एक शब्द के वाक्यों से ही दे रहा है, परंतु प्रसंग के अनुरूप
विचारों की अभिव्यक्ति पूर्णता से हो जा रही है, अतः इसे हम वाक्य कह सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कभी कभी प्रसंगानुसार एक या दो पद भी वाक्य का काम कर जाते हैं, क्योंकि उनकी पूर्णता प्रसंग में ही रहती है। इनमें पदों का समूह न होने के कारण शब्दों या पदों का व्यवस्थित क्रम भी नहीं रहता है। वाक्य को और व्यवस्थित रूप में समझने के लिए वाक्य के तत्वों को जानना आवश्यक है। वाक्य के सामान्य रूप से 6 आवश्यक तत्व माने जाते हैं, जिनमें पहला तत्व है सार्थकता। वाक्यों में सार्थक पदों का प्रयोग होना चाहिए। निरर्थक पदों के प्रयोग से भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूं कि उसकी बात मत करो, वह एक नंबर का लफंटूस है। अब यदि आपसे पूछे कि यहां लफंटूस का क्या अर्थ है, तो आप क्या कहेंगे? वह लफंटूस है मतलब क्या? वह चोर है, शरारती है, झगड़ालू है, आवारा है या अच्छा है? स्वाभाविक रूप से ऐसे पदों का कोई अर्थ नहीं होता। इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं और ऐसे पदों का प्रयोग वाक्य में नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभी निरर्थक से लगने वाले पद भी भाव अभिव्यक्त करने के कारण वाक्यों का गठन कर बैठते हैं। जैसे यदि कहा जाए कि तुम बहुत बकबक कर रहे हो, चुप भी रहोगे या नहीं? इस वाक्य में बकबक निरर्थक सा लगता है, परंतु चूंकि अगले वाक्य से अर्थ समझ में आ जाता है कि यहां क्या कहा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि यह निरर्थक सा लगने वाला पद भी, शब्द भी सही शब्द या सार्थक शब्द बन गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाक्यों में सार्थक पदों का ही प्रयोग उचित है। सार्थकता वाक्य का एक आवश्यक तत्व है। दूसरा तत्व है आकांक्षा। एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को जानने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है। यदि वाक्य में आकांक्षा शेष रह जाए तो उसे अधूरा वाक्य माना जाता है, क्योंकि इससे अर्थ पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं हो पाता। जैसे यदि आप कहें खाता है, ये जो दोनों वाक्य लिखे गए, इन वाक्यों में को हम लोग वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि इससे आकांक्षा शेष रह जाती है और अर्थ पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। यदि इसे इस प्रकार लिखा जाता कि यदि आप कहें तो मैं यहाँ बैठ जाऊं, अथवा वह फल खाता है, अथवा इस बैंक में मेरा खाता है, तब इसमें आकांक्षा शेष नहीं रह जाती और अर्थ भी पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो जाता है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि आकांक्षा भी वाक्य का एक आवश्यक तत्व है और वाक्य में इसकी भी अनिवार्यता है। तीसरा तत्व है निकटता। यदि हम किसी वाक्य को इस प्रकार लिखें अथवा बोलें कि आज हम लोग घर जाएंगे, तो यह वाक्य पदों की निकटता के अभाव में अर्थ ग्रहण खो देगा। यदि इसे इस प्रकार लिखा जाए कि आज हम लोग घर जाएंगे, तो निश्चय ही पूर्ण अर्थ देने के कारण यह वाक्य कहलाएगा। तात्पर्य यह कि वाक्य का एक तत्व निकटता या आसक्ति भी है। पदों को एक निश्चित दूरी पर ही लिखा जाना चाहिए। अगला तत्व है योग्यता। अब समझिए
कि कोई वाक्य यदि इस तरह लिखा जाए कि मैं आग खाता हूँ, वह लोहे से भी कोमल है, भगवान कृष्ण अयोध्या के राजा थे, भारत के उत्तर में श्रीलंका है, तो इन्हें हम वाक्य नहीं कह सकते। इसमें पद समूह है, निकटता है, आकांक्षा है, सार्थकता है, लेकिन सबके होते हुए भी प्रकृति विरुद्ध अथवा तर्क संगत, इतिहास भूगोल या कहिए विज्ञान सम्मत न होने के कारण इनमें योग्यता का अभाव है और इस कारण ये वाक्य नहीं कहला सकते हैं। यदि इन्हें इस प्रकार लिखा जाता कि मैं आम खाता हूँ, वह लोहे से भी कठोर है, भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे, तो निश्चय ही ये वाक्य कहे जाते। वाक्यों की पूर्णता के लिए उसके पदों, पात्रों, घटनाओं आदि का उनके अनुकूल ही होना चाहिए और इसे ही वाक्य की योग्यता कहते हैं। अगला तत्व है क्रमबद्धता। प्रत्येक भाषा की तरह हिंदी के वाक्यों में भी पदों की क्रमबद्धता अनिवार्य मानी जाती है। सामान्यतया हिंदी के पद क्रम इस प्रकार से रखे गए हैं: कर्ता, जोर कर्म, जोर पूरक, जोर क्रिया। जैसे गीता पत्र लिखती है, कर्ता है, इसमें कर्म है, क्रिया है। मोहन परिवार के लिए सब्जियां लाता है। अब यदि इनका पदक्रम बदलते हुए इस प्रकार लिखे जाएं कि पत्र लिखती है गीता या सब्जियां लाता है मोहन परिवार के लिए, तो निश्चय ही इन्हें हम वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि पदों के क्रमबद्धता का इसमें अभाव हो जाता है। यानी पदों का जो एक व्यवस्थित क्रम व्याकरण की दृष्टि से बताया जाता है, वह प्रत्येक वाक्य में होना ही चाहिए। और अगला तत्व है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में क्रिया के साथ विविध पदों का आपसी मेल अन्वय कहलाता है। वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का क्रिया के साथ संबंध निश्चय ही होना चाहिए। कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग, कर्ता एक वचन में तो क्रिया भी एक वचन में ही। उसी प्रकार कारक अथवा काल के अनुसार क्रिया के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे राम पढ़ता है, क्यों? क्योंकि राम पुल्लिंग है। रमा पढ़ती है, क्योंकि रमा स्त्रीलिंग है। वे लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वे लोग बहुवचन है, इत्यादि। तो ये वाक्य के तत्व हो गए। अब है इस तरह से हम लोगों ने वाक्य के 6 तत्व जाने: सार्थकता, आकांक्षा, निकटता, योग्यता, क्रमबद्धता और अन्वय। अब हम लोग जानेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिनके बारे में कुछ कहा जाए अथवा बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं और इस तरह वाक्य के 2 अंग हो जाते हैं। उद्देश्य के साथ आने वाले पदों या पदबंधों को उद्देश्य का विस्तार और विधेय के साथ आने वाले पदों या पदबंधों को विधेय का विस्तार कहा जाता है। उद्देश्य और विधेय। उदाहरण के रूप में यदि हम कहें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हैं, इस वाक्य में कर्ता कौन है? नरेंद्र मोदी, दिल्ली में तो वहीं रहते। तो यहां हम कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्देश्य हो गए और इनके विषय में कहा क्या जा रहा है कि दिल्ली में रहते हैं, तो ये विधेय हो गया।
और इस तरह से ही वाक्य के दो खंड स्पष्ट रूप में बन जाते हैं। उद्देश्य यानी कर्ता और उसका विस्तार, और विधेय यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वह। सामान्यतया वाक्य में कर्ता, उद्देश्य, कर्ता से पूर्व के पद उद्देश्य का विस्तार, क्रिया विधेय और क्रिया से पूर्व के पद विधेय का विस्तार होता है, और इस तरह से वाक्य के दो स्पष्ट अंग देखे जा सकते हैं। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।